जी। चलो। आज हम बात करेंगे हमारा ये कौन सा चैप्टर नंबर 4, यानी कि हमारा ये है 9th क्लास की एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर साइंस का। ठीक है, हम वही चैप्टर करेंगे जो हमारे लिए एग्जाम में पूछे जाते हैं हर साल, बस। ठीक है, तो ये 9th का लास्ट चैप्टर जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। अब हम बात करेंगे एटम के स्ट्रक्चर की। इससे पहले हमने एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो कोई डाउट हो तो जस्ट डू व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर और यू कैन कमेंट इट। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। In chapter 3, we have learnt that atoms and molecules are the fundamental building block of matter की हैं। ठीक है, fundamental building मतलब नीचे का base. So the existence of different kinds of matter is due to different atoms जो उनसे बनते हैं। अब क्वेश्चन बनता है कि भाई what makes the atom of one element different from the atom of another element। एक एलिमेंट दूसरे मतलब एक एटम का पहला एलिमेंट दूसरे एटम के दूसरे एलिमेंट से क्या डिफरेंशिएट है सर। ठीक है, दूसरा ये बोलता है क्वेश्चन की आर एटम्स रियली इंडिविजुअल, क्या ऐसा है क्या। ठीक है, तो क्या सच में एटम्स इंडिविजुअल हैं एज प्रपोज्ड बाय, जैसे कि डाल्टन ने बोला कि एटम्स को और ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते। और आर देयर सिमिलर कंस्ट्रक्शन इनसाइड द एटम, या फिर कहीं छोटे मोटे कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी हैं एटम के अंदर, है भी या नहीं है। So we shall find out the answers to these questions in this chapter, and we will learn about subatomic, sorry. ठीक, so there is smaller constituent inside the room. We shall find out the answer to these questions. In this chapter, we will learn about subatomic particles and the various models that have been proposed to explain how these particles are arranged within the atom. कैसे जो एटम के अंदर के मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे अरेंज किए गए। तो एक मेजर चैलेंज था बिफोर द साइंटिस्ट एट द एंड ऑफ द 19th century was to reveal the structure of the atom as well as to explain its important properties। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था देखते हैं। The elucidation of the structure of atoms is based on a series of experiments पे based है। ठीक, so on the first indication that atoms are not indivisible। पहला इंडिकेशन क्या था कि एटम्स को डिवाइड नहीं कर सकते, दे आर इनडिविजिबल। ठीक है, comes from studying static electricity and the condition under which electricity is conducted by different substances। okay, now we'll talk about charge particles in matter में अंदर जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, वो क्या होते हैं। सो फॉर अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द चार्ज, ये कुछ एक्टिविटी करेंगे। ठीक है, हम एक्टिविटी यूज नहीं है, हम सीधे रिजल्ट पे चलेंगे। तो उन्होंने कुछ एक्टिविटी की, उसके अकॉर्डिंगली बता रहे हैं कि कैन बी कंक्लूड दैट ऑन रबिंग टू ऑब्जेक्ट्स, की दो किसी ऑब्जेक्ट को रगड़ने पर साथ साथ आपस में दे बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड। ऐसा होता है क्या, जैसे कि आप अपने हाथों के हथेलियों को रगड़ो तो क्या उनमें इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है। वेयर डज दिस चार्ज कम फ्रॉम, ये चार्ज कहाँ से आया। दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय नोइंग दैट एन एटम, कैसे जा सकते हैं कि एन एटम इज डिविजिबल एंड कंसिस्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। इसका मतलब है कि भाई जो भी एटम है हमारा वो डिविजिबल है, और डिविजिबल है तो उसके अंदर क्या है, चार्ज पार्टिकल्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी हैं। ठीक, अब वो क्या है वो हम देखेंगे। सो मेनी साइंटिस्ट कंट्रीब्यूटेड इन रिवीलिंग द प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन एटम। तो सबसे पहले इट वाज नोन बाय 1900 दैट द एटम वाज इनडिविजिबल पार्टिकल, बट इसमें कंटेंट था एटलीस्ट वन सब एटॉमिक पार्टिकल। ये सबसे पहले बात हुई थी कि एटलीस्ट इसमें एक है सब एटॉमिक पार्टिकल। द इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाई किया उन्होंने। ठीक है, नेगेटिव करके लिखते हैं, द इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाइड बाय जे जे थॉमसन। सो सबसे पहला क्वेश्चन ये बन गया कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय जे जे थॉमसन, लिख लो। इवन बिफोर द इलेक्ट्रॉन वाज आइडेंटिफाइड, ई गोल्डस्टोन, इससे पहले की इलेक्ट्रॉन से पहले क्या हुआ था, ई गोल्डस्टीन भाई साहब थे। इन्होंने 1886 में एक डिस्कवरी किस चीज की दी थी, प्रेजेंस ऑफ द न्यू रेडिएशन किसी गैस में। ठीक, गैस डिस्चार्ज एंड कॉल्ड देम कैनल रेज। तो वेरी इंपॉर्टेंट ये लिख लो, कैनल रेज का डिस्कवरी बाय गोल्डस्टीन। ठीक, दीज रेज वर पॉजिटिवली चार्ज। अब जैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो ये कैनल रेज थी ना, ये पॉजिटिव चार्ज थी। ठीक है, positively charged radiation थे, which ultimately led to the discovery of another subatomic particle। Very important, this subatomic particle had a charge equal in magnitude but opposite in sign to that of the electron। का अगर नेगेटिव है तो इसका होगा पॉजिटिव, एंड इट्स मास जो होगा was approximately 2000 times as that of electron।
2000 गुना मास होगा उससे इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इस पर्टिकुलर चीज का, एंड इट वाज गिवन द नेम ऑफ प्रोटॉन। तो यार मैंने ना बहुत कंफ्यूज था इस चीज पे कि प्रोटॉन की डिस्कवरी भाई गोल्डस्टीन ने की है या फिर रदरफोर्ड ने की है, क्योंकि इफ यू सर्च ऑन गूगल यू विल फाइंड दैट इट हैज बीन डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड, बट हमारी एनसीईआरटी ये नहीं बोलती, हमारी एनसीईआरटी बोलती है कि प्रोटॉन हैज बीन डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन। लिख लो, क्वेश्चन आया हुआ है और फिर आएगा, क्योंकि हम गूगल सर्च करते हैं रदरफोर्ड आता है हम टक से मारते हैं, खत्म। ठीक, तो प्रोटॉन और जो कैनल रे जो पॉजिटिवली चार्ज थे वो गोल्डस्टीन ने सर्च किए, डिस्कवर किए थे। So in general, an electron is represented as electron negative and proton as p positive. ठीक, so the mass of proton is taken as 1 unit and its charge as +1, and the mass of an electron is considered to be nil. हमारे इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, नेग्लिजिबल है, नो मास, एंड इट्स चार्ज इज -1। ठीक, so it seemed that an atom was composed of proton and electron। अभी तक तो यही लग रहा था कि ये कोई भी हमारा एटम है उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं, म्यूचुअली जो बैलेंस करते हैं देयर चार्जेस को, जैसे इस पे +1 है इस पे -1 होता है। इट ऑल्सो अपीयर्ड दैट द प्रोटॉन वर इन द इंटीरियर ऑफ द एटम, कि प्रोटॉन जो है एटम के अंदरूनी पार्ट में है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली भी रिमूव्ड ऑफ बट नॉट। जैसे मान लो ये हमारा कोई एटम है, ठीक, तो अंदरूनी पार्ट में ये हमारा प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन यहाँ कहीं पे है, इनको आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक, so now the big question was what sort of structure did these particles of the atom form, कैसी स्ट्रक्चर बनाते हैं, we will find the answer। देखते हैं भाई। so the structure of atom की बात करते हैं। so we have learned कि डाल्टन्स की जो एटॉमिक थ्योरी है, ये लिखते रहना यार क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग, क्योंकि बहुत लोगों ने थ्योरीज दी है ना, तो उनके वो देखते रहना कि क्या क्या थ्योरी में क्या क्या दिया और किसने दी थ्योरी, बस इंपॉर्टेंट है। इन विच डाल्टन ने क्या बताया था, दैट द एटम वाज इंडिविजिबल और इनडेस्ट्रक्टिबल। तो भाई साहब उनकी थ्योरी गलत हो गई, उन्होंने बोला था एटम को डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिल गए। ठीक है, बट द डिस्कवरी ऑफ टू फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन एंड पार्टिकल्स इनसाइड द एटम लेड टू द फेलियर ऑफ दिस एस्पेक्ट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी फेल क्यों हुई, क्योंकि हमें उन्होंने बोला था वो इंडिविजिबल है एटम, जबकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी से पता लग गया कि वो डिवाइड किया जा सकता है, and it was then considered necessary to know how electrons and protons are arranged, कि उसके बाद जब पता लगा कि भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है तो वो कैसे अरेंज है एक एटम के अंदर, तो ये बार पता लगाना हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। so for explaining this many scientists proposed various atomic models। और उनमें सबसे पहले थे हमारे जे थॉमसन भाई साहब, जो पहले बंदे थे जो प्रपोज अ मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। लिख लो, जे थॉमसन पहला बंदा जिन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम के लिए बात किया था, मॉडल दिया था। ठीक, तो अब हेडिंग डालो कि थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक, और इन्होंने किस चीज का मॉडल लिया, बस हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं। सो थॉमसन proposed the model of an atom to be similar to that of a Christmas pudding। क्रिसमस पुडिंग मतलब एक क्रिसमस पेड़ होता ना। द इलेक्ट्रॉन इन a sphere of positive charge were like currents, जैसे जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं हमारे, तो खीर बोलते हैं, आई एम नॉट श्योर। तो खीर में जो भी हमारे, जैसे खीर है, ठीक है, कटोरे में, तो खीर में जो भी हमारे जो भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं, छुआरा, मुनक्का एक्सेट्रा, तो वो सब क्या है, रेजिन्स वगैरह, वो सब उन्होंने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स है। बाकी जो खीर का व्हाइट पोर्शन है, चावल वाला पोर्शन है, वो सारा पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉन है। तो इन स्फेरिकल क्रिसमस पुडिंग वी कैन आल्सो थिंक ऑफ अ वाटरमेलन। अब इन्होंने इनके दो थे, लिख लेना, वाटरमेलन का जो कॉन्सेप्ट था और क्रिसमस पुडिंग का, ये थॉमसन का था। तो वाटरमेलन उन्होंने बोला था कि जो तरबूज का रेड रेड वाला पार्ट होगा ना, जो रेड रेड पार्ट होगा, वो है हमारा पॉजिटिवली चार्ज, और उसमें जो बीज जो होते हैं ना काले काले, वो है हमारे नेगेटिव चार्ज। ठीक, पॉजिटिव चार्ज इज एटम spread all over like red edible part in the watermelon, while the electrons are spread in the positively charged sphere like the seeds in the watermelon। तो ये याद रखना। ठीक, थॉमसन का मॉडल सबसे पहले क्रिसमस पुडिंग पे था। क्रिसमस पुडिंग का एग्जांपल ऐसे रहता था कि भाई क्रिसमस पुडिंग मॉडल बिलोंग्स टू whom, या फिर वाटरमेलन मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द एटम बिलोंग्स टू whom, ऐसे दे देगा, मैचिंग में कुछ भी दे सकता है। जे थॉमसन यहाँ पे दे रखा है, थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे होगा कि जे थॉमसन एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे जो चेथाम हिल एक सबर्ब मैनचेस्टर में हुए थे बोर्न। ठीक है,
उनको नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में 1906 में फॉर हिज वर्क ऑन द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, सबसे पहले आप देखो इलेक्ट्रॉन्स। बचपन में मेरे को एक ट्रिक सिखाई थी मेरे सर ने, ईंट पर अनाज, जो आज की डेट में गलत हो गई है। क्यों? उन्होंने ई फॉर बोले इलेक्ट्रॉन है, टी फॉर है थॉमसन, तो ये ठीक है। ठीक, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी थॉमसन, एन फॉर न्यूट्रॉन और चा फॉर चैडविक, तो ये भी ठीक था। लेकिन जो दूसरा लिखवाया था ना, पी पा फॉर प्रोटॉन, लेकिन रा फॉर उन्होंने बोला था रदरफोर्ड, तो ये आज की डेट में गलत हो गया एज पर एनसीईआरटी। प्रोटॉन गोल्ड स्टीन हो जाएगा। लिख लो, ये हमारा नहीं है बस। He directed the Cavendish Laboratory at Cambridge for 35 years, and 7 of his research assistants subsequently won Nobel Prizes. अब थॉमसन ने प्रपोज क्या किया था कि एक एटम है कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, उसमें इलेक्ट्रॉन उसमें धसे हुए हैं। दूसरे ने बताया था द नेगेटिव एंड जो पॉजिटिव चार्ज है आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड में है, एंड सो द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो उन्होंने बोला था कि भाई जो एटम है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। क्यों? क्योंकि जो हमारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है वो उनके चार्जेस न्यूट्रल कर देते हैं दूसरे को। ठीक है, ऑल्दो थॉमसन्स मॉडल एक्सप्लेन्ड दैट एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, so the results of experiment carried out by other scientists could not be explained by this model, so वो हम देखेंगे अब। तो बहुत सारी चीज इनकी कमियां भी रहेंगी अभी। अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट, दैट इज रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। ये हेडिंग डालो आप। तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड भैया जो तो हमारे ये इंटरेस्टेड थे तो इन नोइंग हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड विद इन एन एटम। तो रदरफोर्ड डिजाइन किया एक एक्सपेरिमेंट फॉर दिस, और इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स को बमबारी किया ऑन अ थिन गोल्ड फॉइल, वेरी इंपॉर्टेंट। अब गोल्ड फॉइल क्यों लिया? क्योंकि उसको पीट पीट के बहुत पतला कर सकते हो, बहुत बारीक कर सकते हो। ठीक है। तो लिख रहे हो आप लोग कि जो अल्फा पार्टिकल्स का जो था ना बमबारी वाला केस, एक अल्फा पार्टिकल्स की बमबारी वाला जो मॉडल था वो किसने दिया था? रदरफोर्ड ने दिया था। गॉट इट? उन्होंने क्या किया था? एक्सपेरिमेंट यहाँ पे देखा कि ही सिलेक्टेड अ गोल्ड फॉइल बिकॉज ही वांटेड इट एज अ थिन लेयर एज पॉसिबल, जितनी हो सके पतली, एंड दिस गोल्ड फॉइल वाज अबाउट 1000 एटम थिक, मतलब इतनी पतली थी 1000 एटम। दूसरा, अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज थे हीलियम आयंस के साथ। ठीक, अल्फा पार्टिकल्स में हीलियम चार्ज होते हैं डबल, सिंस दे हैव अ मास ऑफ 4 यूनिट। ठीक, 2He4 हीलियम के 4 मास है ना। जो नंबर कम है वो क्या है? हमारा एटॉमिक नंबर है, मैंने बताया था ना। और जो नंबर ज्यादा है वो है हमारा मास। सो द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स हैव अ कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी इसके अंदर। It was expected that alpha particles would be deflected by the subatomic particles in the gold atom में जो भी होगा उससे डिफ्लेक्ट हो जाएगा। And since the alpha particles were much heavier, क्योंकि alpha particles जो होते हैं वो heavy थे than the proton से, so he did not expect to see large, तो उन्हें ज्यादा डिफ्लेक्शंस नहीं दिखे जनरली। ठीक, देखो यहाँ पे दे रखा होगा। इन्होंने गोल्ड फॉइल है, ठीक है, बमबारी किया, तो देखो बहुत सारी जा रही सीधे निकल जा रही, सीधे निकल जा रही। ठीक, अब 12,000 में लगभग एक, जैसे ये है यहाँ पे कोई चार्ज है तो ऐसे डिफ्लेक्ट हो गई, इधर लगा डिफ्लेक्ट हो गई, कुछ है जो अपने ही रूट से वापस आ गई। ठीक, तो देखो, बट द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट गेव टोटली अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट दिया कि भाई क्या था? नंबर एक, मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स सीधे पास हो गई स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। ठीक, दूसरा, कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो डिफ्लेक्ट हो गए बाय द फॉइल, बाय स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, बताया था ना आपको ये। और तीसरा था कि सरप्राइजिंगली 1 आउट ऑफ एवरी 12,000, 12,000 में कोई एक पार्टिकल्स अपीयर टू बी रीबाउंड, अपने ही रूट पे वापस आ गई। जिससे गई उसी रूट पे वापस। So, in the words of Rutherford, this result was almost as incredible as if you fire a 15-inch shell at a piece of tissue paper and it comes back and hits you. इन्होंने वही बताया था कि भाई एक टिश्यू पेपर पे आप फायर करो, वो फायर उल्टा आपकी तरफ ही आ जाए, ये उस काइंड ऑफ रिजल्ट था, मतलब इतना सरप्राइजिंग था उनके लिए। तो इनका थोड़ा दे रखा कि रदरफोर्ड वाज बोर्न एट स्प्रिंग ग्रोव
ही वॉज नोन एज द फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कौन थे हमारे, रदरफोर्ड भाई साहब थे, ठीक है। ही इज फेमस फॉर हिज वर्क ऑन रेडियो एक्टिविटी एंड द डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस, तो इन्होंने क्या है, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। तो रदरफोर्ड का जो अभी तक हमें पता था ना कि प्रोटॉन डिस्कवरी, नो दैट इज न्यूक्लियस डिस्कवरी ऑफ एन एटम, सो विद इन द गोल्ड फॉर एक्सपेरिमेंट ही गॉट द नोबेल प्राइज मिला था हमको। So let us think of an activity in an open field to understand the implication of this experiment. ठीक है, चलो छोड़ो हमें नहीं चाहिए। अब ठीक है, छोड़ो। So following the similar reasoning, Rutherford concluded from the alpha particle scattering experiment that number एक, most of the space जो था inside the atom is empty है, because most of the alpha particles जो थे ना सीधे निकल गए, तो इन्होंने बोला बहुत सारा एटम के अंदर जो पार्ट है वो खाली है। दूसरा, अब कुछ बहुत ही मतलब बहुत कम पार्टिकल्स थे जो डिफ्लेक्ट हुए अपने रूट से लेफ्ट या राइट। तो उन्होंने बोला कि कुछ पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्युपाई कर रहा है, लेकिन बहुत कम स्पेस को ऑक्युपाई कर रहा है, ठीक। तीसरा, एक वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय 180 का होता है, ये गया और यही आ गया तो 180 एंगल, ये गया और उधर क्रॉस हो गया तो ये 360 एंगल हो गया। क्या हुआ, 360 हुआ, 180 हुआ, ऐसे जाए ऐसे आए। ठीक है, indicating that all the positive charge and mass of the gold atom were concentrated in a very small volume within the atom, के अंदर बहुत ही कम स्पेस में ये रहेगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं फ्रॉम द डेटा, ही आल्सो कैलकुलेटेड दैट द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज अबाउट 10 की पावर 5 टाइम्स लेस देन द रेडियस ऑफ द एटम। क्या बोल रहा है ये, जो न्यूक्लियस की हमारी रेडियस है ना 10 की पावर 5 टाइम कम है। मान लो ये हमारा है पूरा एटम, ठीक, और ये हमारा उसके अंदर का रेडियस, मतलब बड़ा इतना नहीं है, छोटा है। तो अगर इसकी रेडियस जो है यहीं से नापी जाएगी, यहाँ की भी 50 है ना ये रेडियस, ये तो ये कितनी होगी, 10⁵ पावर लेस होगी। कैलकुलेशन कर लेना, मेरा मैथ्स बहुत, बस ये समझ लो कि ऐसे स्टेटमेंट में आएगा, ज्यादा ऐसे नहीं पूछेगा आपसे। So on the basis of his experiment, Rutherford put forward the nuclear model of an atom which had the following feature। क्या कहते हैं, नंबर एक, there is a possibility charge is center in an atom called nucleus, ठीक है। तो न्यूक्लियस डिस्कवरी बाई रदरफोर्ड, लिख लो। नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिजाइड्स इन द न्यूक्लियस, बोला कि जितना भी एटम का मास है वो मोस्टली कहाँ रहता है, न्यूक्लियस में रहेगा। नंबर दूसरा, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ में घूमेंगे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे इनमें। एंड द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल है एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द एटम्स के कंपेरिजन में 10⁵ सॉरी वो तो रेडियस था, साइज इसका कम है एटम से, ऑब्वियसली अब एटम के अंदर है तो साइज छोटा ही हुआ तभी तो अंदर गया। खैर, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम की बात करते हैं। तो द रिवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। मतलब ये बोल रहे हैं कि रदरफोर्ड का मॉडल फेल क्यों हो गया, तो उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन का जो रिवोल्यूशन है एक सर्कुलर ऑर्बिट में इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल, नहीं है, एक्सपेक्ट नहीं है ऐसा। सो एनी पार्टिकल इन अ सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सीलरेशन, अब कोई भी पार्टिकल अगर ऐसे ऐसे मूव कर रहा है तो उसमें क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा, यानी कि त्वरण होगा। और ड्यूरिंग एक्सीलरेशन चार्ज पार्टिकल्स वुड रेडिएट एनर्जी, अब वो एक्सीलरेट कर रहा है यानी कि वो अपनी एनर्जी कहीं ना कहीं निकाल रहा होगा, ठीक है। और इससे क्या होगा, द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लूज एनर्जी, एनर्जी खत्म होगी और फाइनली कभी ना कभी ऐसा टाइम आएगा कि ये वापस एटम मतलब न्यूक्लियस में गिर जाएगा, फॉल इनटू द न्यूक्लियस। एंड इफ देयर दिस वर सो, तो इसका मतलब है द एटम शुड बी हाईली अनस्टेबल होना चाहिए एंड हेंस मैटर वुड नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म दैट वी नो। तो वी नो दैट एटम्स आर क्वाइट स्टेबल, जबकि हमें पता है कि एटम्स क्या है, क्वाइट स्टेबल है, ठीक। लेकिन जब वो सिचुएशन बताए कि अगर ऐसा हुआ वो घूमते रहे और गिर गए तो ये अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर देगा। तो ये एक ड्रॉबैक था रदरफोर्ड के मॉडल का। अब इसको दूर करेंगे, इसके बाद आएंगे हमारे बोर्स मॉडल ऑफ एटम। ये याद कर लेना आप, क्या याद करना है, सीरीज सबसे पहले किसने किया, फिर रदरफोर्ड, पहले जैसे सबसे पहले हमारा प्रोटॉन किसने, गोल्डस्टीन, फिर इलेक्ट्रॉन, फिर किसने, थॉमसन, फिर रदरफोर्ड, फिर हमारे अब आ रहे हैं बोर भाई साहब। तो GTRB, ये याद ऐसे ट्रिक बना लें कुछ भी,
पूछ लेता है कि किसका किसके बाद किसका वो हुआ डिस्कवरी, ठीक है। बोर का मॉडल ऑफ एटम की बात करते हैं। सो इन ऑर्डर टू ओवरकम द ऑब्जेक्ट रेज्ड अगेंस्ट रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, तो नील बोर ने क्या बताया कि नंबर एक, ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अलाउड इनसाइड द एटम। कुछ ही जो भी हमारे ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन है उन्हीं को अलाउ किया गया स्पेशल ऑर्बिट्स में, ठीक। दूसरा, while revolving in discrete orbits the electron do not radiate, दूसरा इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट नहीं करता है, ठीक। these orbits और cells are called energy levels, इनको बोलते हैं एनर्जी लेवल्स। वो यहाँ पर दे रखे हैं के एल एम एन ऐसे के और होंगे। इसके पहले पढ़ लो नील बोर के बारे में। ये कोपेनहेगन में पैदा हुए थे। ही वाज अपॉइंटेड प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स एट कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी में। इनको नोबेल प्राइज मिला था फॉर हिज वर्क ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, ठीक। Among Professor Bohr's numerous writings, these appearings, number एक books ये लिख लो, The Theory of Spectra and Atomic Constitution, and Atomic Theory and तीसरी बुक थी The Description of Nature। ये बुक्स कई बार पूछ लेता है यार, ठीक, लिख लो, ठीक है। तो अब इन्होंने बात की है के एलिमेंट और जो हमारे एनर्जी लेवल्स की बात की है, ठीक है। मान लो ये हमारा पूरा एक एटम है, ठीक। उसके अंदर ये क्या हमारा सबसे अंदर होगा हमारा न्यूक्लियस, ये हमारा न्यूक्लियस, ओके। फिर ये जो जो ऐसे लेवल्स बने हुए ये हमारे क्या है एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है। इनको नाम दे दिया सबसे पहले के एल एम एन ओ पी ऐसे के उसमें दे दो। लेकिन these orbits or cells are represented by the letters k l m n और the numbers 1 2 3 4 जो भी है, ठीक है। इसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, ठीक। अब बात करते हैं उनकी फॉर्मूला की बात करें बाद में, पहले हम बात करते हैं न्यूट्रॉन्स की, ठीक है। तो न्यूट्रॉन्स 1932 में जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किए थे, ठीक, लिख लो। another subatomic particle which had no charge and इसमें बस ये लिख लो कि जो न्यूट्रॉन है हमारा, ठीक, इसमें है नो चार्ज एंड अ मास नियरली इक्वल टू द प्रोटॉन। प्रोटॉन का जो मास है इज इक्वल टू द न्यूट्रॉन का मास। इट वाज इवेंचुअली नेम्ड एज प्रोटॉन। न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम्स, ठीक। तो एक्सेप्ट हाइड्रोजन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लिख लो आप, ये ऐसे एक्सेप्शन पूछ लेता है कि जो न्यूट्रॉन होता है ना हमारा किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, लेकिन हाइड्रोजन में ऐसा नहीं है। so in general a neutron is represented as n, ठीक। the mass of an atom is therefore given by the sum of the masses of proton and neutrons जो कि प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में। ठीक है, तो अभी तक हमें पता था कि किसी भी पर्टिकुलर एटम का मास क्या होगा, उसके अंदर प्रेजेंट प्रोटॉन का मास। लेकिन अब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इनका मास क्या मिलेगा हमें, मास ऑफ एटम। गॉट इट। सो हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, सेल्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो पढ़ते हैं। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू डिफरेंट ऑर्बिट्स ऑफ एन एटम वाज सजेस्टेड बाय बोर एंड वरी, ठीक। So the following rules are followed by for writing the number of electron in different energy levels of cells में। तो इन्होंने कुछ वो दिए हैं। The maximum number of electrons present in a cell is given by the formula 2n square। अब ये formula 2n square क्या है, ये कुछ भी नहीं है। 2n square मतलब यहाँ पे n है नंबर लेवल ऑफ जो भी क्लास है 1 2 3 4 कौन सी कक्षा है। जैसे ये न्यूक्लियस हमारा पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी क्लास। तो ठीक है, तो मतलब पहले का निकालना है कि पहले में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो n की जगह 1 लिखेंगे, तो 2 इंटू 1 स्क्वायर एन की 2। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इधर, ठीक, एक इधर और एक इधर। दूसरा मतलब हमें दूसरी क्लास में निकालना है दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो n की जगह 2 रख देंगे, तो 2 इंटू 2 की स्क्वायर यानी कि 4 दूनी 8, उनकी इसमें 8 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके, ठीक। तो ये देख लेना आप, ठीक है। पहले ऑर्बिट में 2 होंगे, फिर 8 होंगे, फिर 18 होंगे, फिर 32 होंगे, ऐसे। The maximum number of electrons that can be accommodated in the outermost orbit is 8। अब यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इधर 18 32 तो हो रहे हैं, लेकिन जो मैक्सिमम नंबर है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो हमारा मैक्सिमम 8 ही हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक। तीसरा था electrons are not accommodated in a given cell unless the inner cells are filled। जब तक कि अंदर वाली सेल्स फिल नहीं होगी इलेक्ट्रॉन्स और नॉट accommodated होंगे नहीं। इसका कहने का मतलब ये है
कि जब तक जैसे मान लो हमारा कोई एटम है, ये न्यूक्लियस, 1 2 3, हमें 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 1 2 ऐसे करके 3 4 5 6, अगर हम ऐसे भरना चाहें, ठीक, तो ये क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि जब तक ये अंदर वाली सेल ना पूरी करी जाए, क्योंकि इसमें दूसरे में कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, तो ये तो यहाँ ना आके कहाँ आएंगे, इधर आएंगे। तो वही था, स्टेप बाय मैनर में काम चलेगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द फर्स्ट 18 एलिमेंट्स इज शोन, देखो यहाँ पे दे रखा है, ये देख लेना आप। बाकी आपने फॉर्मूला मैंने बता दिया, 2n स्क्वायर से निकाल लो, अब वैसे हो जाएगा, ठीक। तो अब बात करते हैं हम बैलेंसी की। बैलेंसी क्या होता है? वी हैव लर्नड हाउ द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम आर अरेंज्ड इन डिफरेंट सेल्स या ऑर्बिट्स में कैसे अरेंज होते हैं। सो द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम आर नोन इट्स वैलेंसी। तो किसी भी पर्टिकुलर एटम में जो भी बाहरी कक्षा में होंगे तो वो वैलेंसी होगी। जैसे कि सबसे आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो उसकी वैलेंसी 1 होगी। सबसे आउटर मोस्ट 2 है तो वैलेंसी 2 होगी। इसमें 3 है, वैलेंसी 3 होगी। 4 है, वैलेंसी 4 होगी, ऐसा करके, ठीक है। लेकिन कुछ ट्रिक है इसकी, 5 है तो बैलेंसी 5 नहीं होगी, इसकी बैलेंसी 3 होगी। 3 कहाँ 5 होगी, कैसे बताता हूँ, उससे पहले इसको पढ़ लेते हैं। तो फ्रॉम द बोर वेरी स्कीम जो भी थी, वी ऑल्सो नो दैट द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम कैन accommodate a maximum of 8 electrons, ठीक, and it was observed that the atom of elements completely fit with 8 electrons in the outermost cell, so little chemical activity। दूसरी बार हम बात करें, so their combining capacity या फिर valency is 0। जिनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है या फिर कोई भी नहीं है तो उनका बैलेंसी कितना होगा, 0 होगा। दीज इनर्ट एलिमेंट्स, यानी कि ये अक्रिय तत्व हमारे हैं। इनर्ट मतलब कि अक्रिय तत्व, ठीक। तो यहाँ पर उन्होंने सबका दे रखा है, मैं बताता हूँ अभी, उस पर ये पढ़ लो। द हीलियम एटम हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट सेल एंड ऑल, चलो पढ़ ही लेते हैं। यहाँ पे उन्होंने वो लिस्ट दे रखी थी पूरी, ठीक। इसमें बता रखा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इधर दे रखे हैं, नेम ऑफ सॉरी नेम एलिमेंट्स के ये हैं, ये सिंबल्स हैं उनके, ये उनका एटॉमिक नंबर है। अब किसी भी एटम के हमें अगर वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है तो उसका एटॉमिक नंबर होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन उसमें कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सब बता रखा है। और ये है उनके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के एलिमेंट क्लासेस, ठीक। और बैलेंसीज यहाँ पे दे रखी है। तो हमें यहाँ पे बात करनी सिर्फ बैलेंसी की, तो हम इधर बात करते हैं। नंबर 1, मान लो आपने पढ़ा ना, वो मैंने 20 25 तक बताया था, आपने याद किया कुछ भी? मैं ऐसे रैंडमली उठाऊंगा। अब कार्बन का हमें पता लगाना है कि कार्बन में वैलेंसी कार्बन की कितनी है, ठीक। अब लिखो, कार्बन का वो क्या होता है, 6C12। जो कम है वो क्या है, एटॉमिक नंबर है, जो ज्यादा है वो क्या है, मास है। हमें जो निकालना है बैलेंसी वो इससे निकलेगा, 6 से, ठीक, एटॉमिक नंबर से। इसका हम कन्फिग्रेशन बनाएंगे, तो इसका कन्फिग्रेशन बनेगा 1s2। चलो मैं आपको सीधे बना देता हूँ। 2 पहले में आएंगे, फिर आएंगे बच्चे कितने, 4, 4 आ जाएंगे, ठीक। वो याद रखना, 2 8 18 32, लेकिन मैक्सिमम 8 ही पॉसिबल है, तो 8 18 वाला भी 8 करके डिस्ट्रीब्यूट होगा, 8 8 8 करके, ठीक है। मैं बताऊंगा अभी आगे। अब हमें निकालना है इसकी वैलेंसी कितनी है, ठीक। तो सबसे पहले बैलेंसी का मतलब समझ लो, आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होगी, उसकी बैलेंसी होगी। तो मैं इसकी कुछ ट्रिक बताऊं आपको। अगर आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 इतने इलेक्ट्रॉन हैं तो उसकी वैलेंसी एज इट इज होगी, जो उसमें आउटर मोस्ट में होगा, ठीक, एज इट इज, यानी कि इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 4 हो जाएगी, खत्म। अगर हम बात करें लिथियम की, 3Li6 होता ना, तो 3 इसका एटॉमिक नंबर, 3 का कन्फिग्रेशन बनाऊं तो 2 1 होगा, तो इसकी वैलेंसी आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1, ठीक। अगर हम यही बात करें हमारा ऑक्सीजन का, तो उसको होता है 8O16। 8 का अगर बनाए कन्फिग्रेशन तो 2 6, अब ये 6 आ गया, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 6 नहीं होगी। अब 5 या उससे ज्यादा कुछ भी होगा, उसमें आप क्या करोगे, आउटर मोस्ट में 5 से ज्यादा है तो आप उसको 8 से डिवाइड करोगे, सॉरी डिवाइड बोलो, 8 से डिडक्ट करोगे, माइनस करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे 6 है तो ये 5 से ज्यादा है, तो 8 - 6, इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 2, खत्म। सीधे क्वेश्चन आता है इससे, ठीक। जैसे
मान लो हमसे पूछ लिया क्लोरीन से ना 17 क्लोरीन 35.5, तो हमें 17 का निकालना है, तो हम लिखेंगे 2, 8, 10 हो गए। अब बचे 7, 8 तो 10, 17 है, 7 हो गए। अब इसकी बैलेंसी पूछी तो 7 नहीं होगी, बैलेंसी क्या होगी, उसकी बैलेंसी होगी हमारी 8 - 7 यानी कि 1। 7 क्यों नहीं हुई, क्योंकि ये मोर देन 5 है। ठीक, जैसे और बताऊं को, चलो मैं ऐसे बताता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इनका बताता हूँ, इनसे आप समझ जाओगे। एक है हाइड्रोजन का, ये हीलियम का, लिथियम का, 5 बेरियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, ये याद कर लो आप लोग। ओके, इतनी आ रहे हैं इस पेज में, इतनी कराएंगे हम आपको। एक का क्या है बैलेंसी, वही है, एक है बैलेंसी होगी। इसके में 2 है बैलेंसी होगी 2, 3 है बैलेंसी 3, 4 है बैलेंसी 4, अब आ गया 5। लेकिन गलत कर रहे हो हम लोग, कैसे देखो, हम तो सीधे लिखते चले आ रहे हैं भाई साहब। हमें कुछ बनाना भी तो है क्या। पहले में 2 आएंगे, दूसरे में 8 आएंगे, बचा हुआ 1 है, तो इसकी बैलेंसी 1 हो जाएगी। ठीक, बोरान 5 है ना, 2 कामा, सॉरी सॉरी इधर 4 था ना, एक बचाइए। देखो बेरियम 4 है ना, तो 2, 2 होगा, तो इसकी बैलेंसी हो जाएगी 2। ठीक, आउटरमोस्ट इसका 5 है, 2, 3, तो बैलेंसी 3। 6 है तो 2, 4, बैलेंसी 4। ठीक, लेकिन अब भाई साहब यहाँ पर है 7, यानी कि 2, 5 आएगा, 5 आ गया। अब इसकी बैलेंसी 5 नहीं होगी, इसकी बैलेंसी होगी, आपको बताया था ना, अगर 5 या उससे ज्यादा कुछ भी आएगा तो उसमें उसको आप उस पर्टिकुलर संख्या को आप 8 से माइनस कर दोगे, तो 8 - 5 यानी कि 3 बैलेंसी आएगी इसकी। पहली बैलेंसी 3 होगी, कॉमा में लगा दो आप 5वां। ठीक, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन। पीवाईक्यू है, लिटरली पीवाईक्यू है। ऑक्सी 8 है तो 2, 6, अब 6 बैलेंसी नहीं होगी, इसको आप क्या करोगे, 8 से माइनस करोगे, 8 - 6 यानी कि बैलेंसी 2, 6, ऐसे लिख सकते हो, नहीं तो 2 ठीक है, 2 तक चलेगा। गॉट इट। ऐसे किसी की भी निकाल सकते हो आप, जैसे मान लो 21 की निकालनी है आपने, 21 की, तो 2 पहले में आ गए, दूसरे में 8 आ गए, 10, तीसरे में 18 नहीं आ सकते, क्यों, पहली बात तो 8 ही अलाउड है, दूसरी बात 18 बचे भी नहीं, 8 तो 10 यही हो गए, हमारे कितने बचे, 11 बचे, तो 2, 8 फिर 8 लिखेंगे, अब मैक्सिमम 8 अलाउड है। ठीक, 2, 8, 8, 8, 8, 16 तो 18 हो गए, बचे 3, 3 लिख दिए, अब इसकी बैलेंसी क्या होगी, 3 होगी, क्यों, क्योंकि 5 से छोटा है तो बैलेंसी वही हो जाएगी, खत्म। लेकिन वहीं पे बात करें कि 29 की बैलेंसी कितनी, किसी भी नंबर की पूछ ले, तो 2, 8, ठीक, फिर 8, 8, 8, 16 तो 18 हो गए, फिर लिखो आप 18, नहीं आएगा ना भाई साहब, 8, 8, 16 तो 18, बचे कितने हमारे, 11 बचे ना, 8, 3, 8, 3, 24, 27 तो 29, तो इसकी बैलेंसी 3 हो जाएगी। देखो यहाँ पे मैंने कुछ चीज खोल रखी है, देखो इसमें 1 to 92 तक आपको बैलेंसीज दे रखी हैं। ठीक है, अब इसमें भी एक ट्रिक है, मैं बताऊंगा अभी आपको, उससे पहले आप ये देख लो 29 की हमने जिस निकाली थी, देखो कॉपर, ठीक है, +1, +2, +3, ठीक, आई नो मेरा मार्क यहाँ पे नहीं चल रहा है, बट देख लो 29 का आप देखो, तो +3 है, ऐसे करके आप देख सकते हो उनका किसका क्या है, बैलेंसी आप निकाल सकते हो। तो इसमें अब ट्रिक क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, ओके, गिव मी अ सेकंड। हाँ जी, तो ट्रिक इसमें पता क्या है, जो मैंने जैसे आपको बताया था, 2He4, कहाँ गया, 2, 2, 2, 2, हाँ जी, हीलियम क्या है, ये एक ऐसी है, गैस है, कौन सी, इनर्ट गैस है। ठीक, ये है इनर्ट गैस, इसके साथ साथ कुछ और गैसें हैं, वो लिख लो, वो एक्सेप्शन है, मैं आपको लिख देता हूँ, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन।
ये जो 6 गैसेस हैं ये सारी की सारी कैसी हैं? इनर्ट गैसेस हैं, यानी कि अक्रिय गैसें हैं, और इनकी वैलेंसी हमेशा जीरो होगी। क्यों? क्योंकि इनका जो आउटर मोस्ट सेल है ना वो फुल होता है। लाइक इसका 2He4 होता है ना, दो, फुल है इनका सेक्शन, सेक्शन फुल है तो जीरो वैलेंसी। नियॉन 10, 2,8, मैक्सिमम 8 हो सकते हैं, तो उसका सेक्शन फुल है तो जीरो। यानी कि ये और किसी से वो रिएक्शन करना नहीं चाहेंगी, क्योंकि इनका जोड़ा पूरा है भाई, इनका जोड़ा पूरा, तो ये किसी और के साथ नहीं बनाना चाहेंगे जोड़ा जो भी है। सो इनका बैलेंसी जो होगा ना वो जीरो होगा। ठीक, फिर आप इनका सबका निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबका बैलेंसी जीरो रहेगा। तो आप ये रट लो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन, ये 6 गैसेस हैं, इनहेरिट गैसेस हैं, और इनकी बैलेंसी होती है जीरो। ठीक, थोड़ा सा लंबा टाइम लूंगा क्योंकि ये चैप्टर हम खत्म ही करते हैं, इसमें ज्यादा कुछ बचा नहीं है, फालतू में एक वीडियो बनाऊंगा इस पे, बेटर किसी को खत्म कर देते हैं। सो ये पूरी थ्योरी उन्होंने वही दे रखी है कि 8 electrons in the outermost shell, so the combining capacity of the atoms of element, that is their tendency to react and form molecules with atoms of the same or different elements, was thus explained as an attempt to attain fully filled outermost cell, छोड़ो, an outermost cell which had 8 electrons जो है was said to possess on octet, इसको बोलते हैं अष्टक। ठीक है, किसी में अगर लास्ट में 8 आ रहे हैं, पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे कि हमारे इनर्ट गैसेस हैं, तो उसको बोलते हैं ऑक्टेट, यानी कि अष्टक। Atoms would thus react so as to achieve an octet in the outermost cell। अभी मतलब ये क्या करते क्या है ऐसे, मतलब किसी के मतलब 7 उसका एटॉमिक नंबर है तो उसका होगा 2:5। अब 5 है, अब इसको बनाना है अपना पूरा जोड़ा बनाना है भाई, इसको 8 चाहिए, 8 मतलब सॉरी 8 8 का जोड़ा बनाना है, मैक्सिमम 8 हो सकते हैं, तो इसको 3 चाहिए हैं। ठीक, तो 8 - 5 उसका 3 हो जाएगा, 3,5 उसका क्या हो जाएगा, वैलेंसी। ठीक, तो जोड़ा क्यों चाहिए, क्योंकि सॉरी इनको और इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, अब किसी के पास जैसे मान लो हमारा था लिथियम 3 था, 2,1, अभी ये बोल रहा था कि भाई साहब मैं जब तक मेरे पास 2 थे मैं खुश था, जैसे ही मेरे पास एक आ गया यार मैं नाखुश हो गया क्योंकि इसका मेरा जोड़ा नहीं बन रहा। सो रादर देन मेरे को 7 लेने पड़े, ये ज्यादा टफ होगा, मैं अपना एक त्याग दूंगा। ठीक, तो यही पंगा होता है कि इनको सबको ना अपने स्टेप पूरे करने होते हैं, अपना अपना जोड़ा बनाना होता है, पेयरिंग करनी होती है बस। एटम्स वुड दस रिएक्ट सो एज टू अचीव एन ऑक्टेट। ठीक, ऑक्टेट अचीव करने के लिए रिएक्ट करते हैं इन द आउटर मोस्ट सेल में। सो दिस वाज डन बाय शेयरिंग और गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन के लूज करने से या फिर रिसीव करने से होगा। सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड, lost or shaked so as to make the octet of electrons in the outermost shell gives us directly the combining capacity of the element, and that is the valency discussed in the previous chapter. For example, hydrogen, lithium, sodium atoms contain one electron each in their outermost shell में। So therefore अभी जिनके बाहर एक है उनको 7 चाहिए, सो वो उनको 7 मिलने से बेटर है वो अपना एक छोड़ देना। ठीक, so therefore each of one of them can lose one electron, so they are said to have valency of 1, इसलिए उनकी वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। मैंने बोला था ना 1 2 3 4 तक है तो उनका वैलेंसी वही होगा, लेकिन 5 या उससे ज्यादा है तो 8 - 5 कर दो, या 8 माइनस जो भी नंबर है। तो कैन यू टेल व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब आप देख लेना, नंबर आप निकाल लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। is it is 2 and 3 respectively because magnesium has 2 electron in its outermost cell and aluminum has 3। तो देखो 2 3 है तो उनकी वैलेंसी वही होगी। ठीक, so if the number of electrons in the outermost shell of an atom is close to its full capacity, then valency is determined in a different way। For example, the fluorine atom has 7 electrons in the outermost shell। मान लो कोई है ऐसा 2 8 10 17, हाँ ठीक है 17 क्लोरीन है मान लो, तो 2,8,7 ये हो गया। अब ये 7 है, इसको अष्टक मतलब अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना चाहिए, एक चाहिए। तो अब ये 7 लूज करना इसके लिए ज्यादा बेटर होगा या फिर एक एक मतलब इसको मिल जाए। ऑब्वियसली यार ये कोशिश करेगी भाई मेरे को एक मिल जाए मैं अपना स्टक पूरा कर लूँ, बैठ जाऊँ चुपचाप, तो इसलिए इसकी बैलेंसिंग क्या हो जाएगी, 8 - 7 यानी कि 1। गॉट इट। तो बैलेंसिंग कुड बी 7, बैलेंसिंग 7 होनी चाहिए थी, लेकिन बैलेंस के लिए चाहिए हमें कितने, एक चाहिए ना भाई। बट इट इजियर फॉर द फ्लोरीन टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन, इसको इजी है कि भाई अब एक इलेक्ट्रॉन ले ले instead of losing 7 electrons, so hence its valency is determined by subtracting 7 electrons from the octet, यानी कि 8 - 7 यानी कि 1। तो valency of 1 for fluorine हो गया। ओके, valency can be calculated in a similar manner of for oxygen। What is the valency of oxygen that you get from this calculation?
Therefore an atom of each element has a definite combining capacity, जिसको बोलते हैं इसकी वैलेंसी। ठीक, वैलेंसी ऑफ द फर्स्ट 18 एलिमेंट इज गिवन टू दे रखी है। अब हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 जो भी मिनिमम नंबर होगा किसी भी एलिमेंट के साथ वो होगा एटॉमिक नंबर। So we know that protons are present in the nucleus of an atom। आपको पता है एटम में क्या होता है? प्रोटॉन्स होते हैं प्लस न्यूक्लियस होता है। सॉरी, प्रोटॉन्स होते हैं, सॉरी न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन भी होते हैं। तो इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ एन एटम। तो एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम लिख लो, विच डिटरमाइन करते हैं इट्स एटॉमिक नंबर, जिसको जेड से डिनोट करते हैं। ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर्स। किसी एलिमेंट के सारे एटम्स का सेम एटॉमिक नंबर होगा Z। In fact, elements are defined by the number of protons they possess. For hydrogen, Z is equal to 1. ठीक, because in hydrogen atom only one proton is present in the nucleus. Similarly, for carbon, Z is 6 क्यों? 6C12 आपने सुना, तो ये क्या एटॉमिक नंबर है? इसको Z is equal to 6 है। Therefore, the atomic number is defined as the total number of proton present in the nucleus of an atom. बस क्या है एटॉमिक नंबर? क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। अब हम बात करते हैं मास नंबर, जो हैवी वाला है, बता चुका हूँ आपको। So after studying the properties of the subatomic particles of an atom, we can conclude that mass of an atom is practically due to the proton and neutrons alone. तो proton plus neutrons क्या बनाता है हमारा? mass number. So these are present in the nucleus of an atom. Hence protons and neutrons are also called nucleons. So very very important question आया हुआ है कि nucleons is made up of what? Proton plus neutron. Got it? So therefore the mass of an atom reside करता है इसके न्यूक्लियस में। ठीक, और न्यूक्लियस में क्या होता है आपको पता ही है। फॉर एग्जांपल मास ऑफ कार्बन इज 12 यूनिट बिकॉज इसके अंदर होते हैं 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। गॉट इट? सिमिलरली द मास ऑफ एल्यूमिनियम उन्होंने दे रखा है, सब कर लेना। सो द मास नंबर इज डिफाइंड एज द सम, यानी कि जोड़ किसका? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो कहाँ प्रेजेंट हो उसके किसी एटम के न्यूक्लियस में। ठीक, so it is denoted by A। so in the notation for an atom the atomic number mass number symbol तो ऐसे लिख सकते हैं कि ZX A, मतलब कि ZX अगर A लिखा हुआ है तो A फॉर क्या हो गया? एटॉमिक मास, Z क्या हमारा? एटॉमिक नंबर, X क्या हमारा? कोई भी एलिमेंट। अब मान लो हम लिखते हैं ना, जैसे मैं 2He4 ऊपर से लिख रहा था, कैसे भी लिख सकते हो आप नीचे से भी लिख सकते हो एज पर देयर डिनोटेशन। ठीक है, तो नीचे आ गया, जो भी हमारा कम है वो हमारा नंबर ही हो गया। ये ट्रिक आप याद रखो और कुछ नहीं, और ऊपर जो ज्यादा है वो हमारा मास हो जाएगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं कुछ चीजें और बची हैं, एक दो चीजें हैं, आइसोटोप और आइसोटोप, तो उसका चैप्टर खत्म है। So in nature a number of atoms of some elements have been identified which have the same atomic number। बस ये लिख लो, आइसोटोप है, एटॉमिक नंबर उनका सेम होगा लेकिन उनका मास नंबर डिफरेंट होगा। ठीक, फॉर एग्जांपल टेक द केस ऑफ द हाइड्रोजन, जैसे कि हाइड्रोजन का होता है, क्या होता है? लेट मी चेंज द कलर। आजा, ओके। हाइड्रोजन का क्या है? 1H1 1H2 1H3। ठीक, अब ये नीचे वाला क्या है हमारा? जैसे जेडेक्स से बताया था ना, ये हमारा एटॉमिक नंबर है। ठीक, अब ये तीनों में सेम है। ठीक, तो इसको क्या बोलेंगे? आइसोटोप। हिंदी में बोलते हैं इसको समस्थानिक, यानी कि स्थान समान है इनका। ठीक, लेकिन इनका जो एटॉमिक मास है वो डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक, ये वेरी कर रहा है। इसको बोलते हैं प्रोटियम 1H1 को, इसको ड्यूटीरियम। ठीक, इसको बोलते हैं ट्रीटियम। इसको ही बोलते हैं हैवी वाटर। न्यूक्लियर जो रिएक्टर होते हैं ना उनमें एज अ मॉडरेटर यूज किया जाता है इसको। ठीक है, तो 1H1 ड्यूटीरियम 1H2 1H1 प्रोटियम, ड्यूटीरियम 1H2 और ट्रीटियम 1H3। ठीक, so the atomic number of each one is 1 but the mass number is 1 2 3 respectively। so other such हम जैसे कार्बन का भी होता है 6C12 कार्बन होता है, 6C14 क्लोरीन का होता है, जैसे कि 17 क्लोरीन 35 और 70 क्लोरीन 37। ठीक, याद रखना आप इसको। और आपको पता है इनिशियली हमने वो पहले किया था ना, पहले हमने लिया था ऑक्सीजन। ठीक, ऑक्सीजन लिया था इनिशियली, बट बाद में हमने क्या कर लिया था? कार्बन 12 से इसको रिवर्स कर हटा दिया था उसको, फिर कार्बन 12 को लेने लग गए थे। ठीक,
So on the basis of these examples, isotope are defined as the atoms of same element having the same atomic number but different mass number. ठीक. Therefore, we can say that there are three isotopes of hydrogen atom, namely protium, deuterium, and tritium. ठीक. Many elements consist of a mixture of isotopes. Each isotope of an element is a pure substance. The chemical properties of isotopes are similar होंगी, but उनकी physical properties different होगी. ठीक. ये इंपॉर्टेंट है. हमारे समस्थानिकों की जो केमिकल यानी कि रासायनिक गुण होते हैं वो समान होते हैं, उनके भौतिक गुण हमारे समस्थानिकों के डिफरेंट डिफरेंट होते हैं. Chlorine occurs in nature in two isotope forms with mass 35 unit and 37 unit in the ratio 3:1. लिख लो आप. Obviously the question arises what should we take as the mass of chlorine atom. तो वही था, एवरेज निकाल लेंगे ये उनका. तो दोनों का 35 37 का एवरेज क्या आ जाएगा 35.5. ये क्वेश्चन पीवाई क्यों यार. अब देखो कितनी बार मिला एक चीज हमको. अगर हम एक चीज को पूरे चैप्टर में 3 से 4 बार पढ़ रहे हैं तो मतलब देयर आर वेरी हाई चांसेस कि उसको क्वेश्चन पूछेगा यार. So the mass of an atom of any natural element is taken as the average mass of the all the naturally occurring atoms of that element. If an element has no isotope, और किसी का कोई isotope नहीं है, then the mass of its atom would be the same as the sum of protons and neutrons. जो भी है वो mass हो जाएगा उसका, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था. But कोई element occur in a isotopic form में तो then we have to know the percentage of each isotopic form and then the average mass is calculated. छोड़ो उतना ज़्यादा मर ली जाता है, इधर डीप नहीं जाना है. This doesn't mean that any one atom of chlorine has a fractional mass of 35.5 unit. फिर देखो बोल दिया chlorine 35.5. It means that if you take a certain amount of chlorine, it will contain both isotope of chlorine and the average mass is 35. कितनी बार दे रखा है यार, और इजी क्वेश्चन पूछ लिया. सोचो जिसने पढ़ी होगी एनसीईआरटी टक से मारा होगा, खुश के आंसर भाई, खुश होके. आइसोटोप के एप्लीकेशन देख लो और कुछ नहीं है. सिंस इसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं आइसोटोप की और फिजिकल डिफरेंट होती हैं, so normally we are not concerned about taking a mixture, but some isotope have special properties when which find them useful in various fields. Some of them are number 8. An isotope of uranium is used as a fuel in nuclear reactor. ठीक. आइसोटोप ऑफ यूरेनियम हमारा कहाँ यूज होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में. दूसरा कोबाल्ट का यूज कहाँ होता है, कैंसर ट्रीटमेंट में. और तीसरा आयोडीन का ट्रीटमेंट ऑफ गोल्टर, हमारे जो घेंगा रोग होता है ना उसके ट्रीटमेंट में. ठीक है. बचा हमारा आइसोबार जिसको हिंदी में बोलते हैं हम संभारिक. अब उसका जस्ट अपोजिट ही है और कुछ नहीं. लेट अस कंसीडर टू एलिमेंट्स. कैल्शियम एटॉमिक नंबर जिसका 20 होता है, आर्गन एटॉमिक नंबर इसका 18 होता है. ठीक. इसमें क्या होता है हमारा आइसोबार में, इसमें हमारा जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट होता है और इसमें हमारा जो एटॉमिक मास है वो सेम होता है. बस. So the number of protons in these atoms is different होते हैं, but the mass number of both of these elements is 40. ठीक. तो mass number इसमें same हो गया. That is the total number of nucleons in the same in the atoms of this pair of elements. So atoms of different elements with different atomic number which have the same mass number. ठीक. उनको बोलते हैं आइसोबार. एटॉमिक मास इनका सेम होता है. सेम जैसे उसमें केमिकल प्रॉपर्टी सेम थी, इसमें क्या होगा हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी और हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज वेरी करेंगी, डिफरेंट होंगी. खत्म. उन्होंने एग्जांपल दे रखा है, देख लेना, अभी इम्पोर्टेंट है नहीं. अभी तो हमने क्या पढ़ा कि भाई डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन गोज टू जे थॉमसन एंड इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन और प्रोटॉन की गोल्डस्टीन. समझ गए. जे थॉमसन proposed that electrons are embedded in a positive sphere. Rutherford का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग डेट led to the discovery of atomic nucleus. Very important. Rutherford का क्या डिस्कवरी हुई थी, एटॉमिक का न्यूक्लियस. Rutherford का मॉडल ऑफ द एटम proposed that a very tiny nucleus is present inside the atom. छोड़ो. नील बोर का मॉडल ऑफ एटम was more successful. He proposed that electrons are distributed in different cells with discrete energy around the nucleus, and if the atomic cells are complete then the atom will be stable and less reactive होगा. जेम्स चैडविक डिस्कवर किया था उन्होंने न्यूट्रॉन्स को हमारे. ठीक. इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. सो द 3 सबएटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होता है. और मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1/2000 टाइम्स ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन एटम. द मास ऑफ प्रोटॉन एंड द
न्यूट्रॉन इज टेकन एज 1 यूनिट। छोड़ो। सेल ऑफ एन एटम डिजाइन KLMN, वैलेंसी is combining capacity of an atom, atomic number of an element is the same as the number of protons in the atomic number क्या है, number of protons in the nucleus, but mass number क्या है, proton plus न्यूट्रॉन का मास, वो हमारा मास। the mass number of an atom is equal to the number of nucleons, न्यूक्लियॉन्स क्या थे हमारे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। आइसोटोप्स आर सेम एलिमेंट विच हैव डिफरेंट मास नंबर, ठीक, एलिमेंट सेम है, मास नंबर डिफरेंट है। आइसोबर्स क्या है, सेम मास नंबर है लेकिन डिफरेंट एटॉमिक नंबर है। एलिमेंट्स आर डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे पोजेस, तो एलिमेंट्स में कितने प्रोटॉन होंगे वो डिपेंड करेगा एलिमेंट पे। खत्म चैप्टर डन। 75 59 कर दो भाई व्हाट्सएप अगर आपको कोई डाउट है, अदरवाइज कमेंट कर दो, यू कैन कमेंट। अच्छा लगे तो लाइक वाइक कर दो, नहीं तो चलो पढ़ाई करो और कुछ मत करो यार, मजे करो, पढ़ाई करो, अपना इंटरेस्ट फॉलो करो। बाकी देखते हैं, हमारा 9th का एनसीईआरटी खत्म हो गया, 10th का मैं जल्दी क्या इसके बाद आपको मिल ही जाएगा बैक टू बैक, क्योंकि उसके भी 3 से 4 चैप्टर हैं और मैं ये सब खत्म कर दूंगा, टेंशन मत लो। साइंस का नोट इवन सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा यार, फ्री मटेरियल है, यूटिलाइज करो, आई एम टेलिंग यू। इतना ही आप पेड कोर्स में खरीदोगे आप कहीं भी हो, ठीक है, मैंने भी गलती की थी बट ठीक है, कई बार हमें ऐसा लगता है कि पैसा देके हमें ज़्यादा समझ आता है, बट ठीक है, इस मेंटालिटी को थोड़ा दूर करो, ठीक। आप क्या करो, अपने आप से थोड़ा हार्ड वर्क करना शुरू करो। इफ़ यू आर नॉट फाइनेंशियली गुड, नो प्रॉब्लम, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। अगर कोई भी डाउट है अपार्ट फ्रॉम स्टडीज, जस्ट टू आस्क मी यार, हेल्प करूंगा, आपका बड़ा भाई समझ सकते हो मेरे को, ठीक है। चलो, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड नाइट, गुड डे।